हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल बिलियन एजुकेशन पर। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम ला रहे हैं थर्ड पार्ट ऑफ योर साइकोलॉजी। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट भी है। ये पूरे चैप्टर का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी पार्ट से आपके एग्जाम में भी आएंगे। सो बने रहिए एंड तक, क्योंकि ये लेक्चर प्लस इसके बाद वाला लेक्चर, इवन मैं जितने भी इस टॉपिक के बचे हुए लेक्चर हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक पे मैं आप जो वर्ड सुने हैं IQ, ये सब मेंशन करूंगा। उसके बाद वाले में किसी ग्रुप का इंटेलिजेंस कैसे मेजर करते हैं, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, वो करेंगे। फिर देखेंगे उसका यूज क्या होता है, इंटेलिजेंस जो हम मेजर करते हैं उसको अप्लाई कैसे करते हैं, उसका यूज क्या, हम ये सब बातें पढ़ेंगे। तो ये अच्छा चीज है जो आपको सीखना चाहिए। सो जो भी इस चैनल पे, प्लीज गाइस रिक्वेस्ट है कि नए पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो, और जब और अच्छा लगे तो इसे दोस्तों में शेयर भी करिए और लाइक भी कर दीजिए। तो चलते हम अपने चैप्टर में आगे 2.3.1 से, हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब जो आज आप सोचते हो कि IQ है या आप 5वीं पास से कितने तेज हो, काइंड ऑफ प्रोग्राम है, या जो यूके ब्रिटेन में भी चलता है कि लाइक हाउ मोर इंटेलिजेंट या हाउ इंटेलिजेंट आर यू देन 5th ग्रेड स्टूडेंट, वहां पे भी सेम। तो वही कॉन्सेप्ट हम इंडिया में भी लेके आ गए थे कि आप 5वीं पास से कितना तेज हैं। सो वहां पे तो ये प्रोग्राम हिट था, इंडिया में फ्लॉप हो गया क्योंकि हम लोग एजुकेटेड कंट्री ने, प्लस हमारा फॉर्मेट थोड़ा रबिश और स्टूपिड था। चलते हैं तो देखते हैं। मैं ये टॉपिक में ये डिस्कस करूँ कि आज से नहीं, बहुत पहले से इंटेलिजेंस को मेजर करने की लोगों में एक चुल है, कोशिश है कि हम पता कर पाए कौन कितना तेज है। बिकॉज मैन इज नॉट ओनली एन सोशल एनिमल, मैन इज ऑल्सो एन इंटेलिजेंट एनिमल। ठीक है। सो पॉल ब्रोका, ठीक है, जिसको किसी ने नहीं रोका, एंड सर फ्रांसिस गैल्टन were among the first scientists to think about measuring intelligence. ठीक है। सो पॉल ब्रोका एंड सर फ्रांसिस गैल्टन, ये दो लोग थे जिन्होंने स्टार्ट किया, जिन्होंने सोचा कि हमें इंटेलिजेंस को मेजर करना चाहिए इन मिड 80s। सो सोचिए, जब ये सब्जेक्ट आपको पता चल चुका हो कि साइकोलॉजी बहुत नई ब्रांच है, ये 20th सेंचुरी में आई अपने फॉर्म में, लेकिन जो मेजरिंग का फॉर्मेट है वो 1880 से ही शुरू हो चुका था। सो मतलब जब ये सब्जेक्ट बन रहा था तभी इंटेलिजेंस नाम की चीज भी कॉइन हुई थी उस टाइम पे। सो आप चीजों को अब लिंक करेंगे। देखिए, एक होता है आप सब्जेक्ट को जैसे क्रोनोलॉजी वाइज जाए, जैसा चैप्टर बोला वैसे जाइए, तो ऐसे एक पिलर बना, फिर दूसरे चैप्टर का दूसरा पिलर बनता है, तीसरा, चौथा। जिसका नॉलेज अच्छा रहता है वो अक्रॉस द चैप्टर्स, अक्रॉस द सब्जेक्ट्स लिंक करता है। लाइक आप अपने साइकोलॉजी को बायोलॉजी से लिंक करना है, अब बायोलॉजी को अपने सोशल लाइफ से, तो ये सब लिंक करोगे तो यू विल बी ए सक्सेसफुल पर्सन। पैसा अर्न करना चाहते हो या अपना पीस, दोनों में आपको बहुत काम आएगा ये। तो सर फ्रांसिस गाल्टन एडमिनिस्ट्रेड अ बैटरी ऑफ टेस्ट मेजरिंग वेरिएबल सच एज हेड साइज, देखिए पहले कैसे मेजर करते थे, रिएक्शन टाइम, उस टाइम के हिसाब से। देखिए आपको ना, इनको ये नहीं सोचना है कि ये लोग स्टूपिड लोग, ये लोग अपनी जिंदगी बिताते हैं सबके पीछे। रिएक्शन टाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कोई कितना क्विक है, विजुअल एक्यूरेसी, ऑडिटरी थ्रेशोल्ड, देख रहे हैं ज्यादा फिजिकल एस्पेक्ट पे, लाइक कि अब कितना आपका कान कितना तेज है, आपका आंख, लाइक हमारी इंद्रियां बोलते हैं, हमारे सेंसेस कितने स्ट्रांग है। गुड। हमारे फिजिकल जैसे चीजें वही सेंसेस अगर स्ट्रांग रहेंगे तो हम अच्छे से गैदर कर पाएंगे सारे इंफॉर्मेशन को, फिर गैदर कर एनालाइज कर पाएंगे, क्योंकि हेड साइज जिसका होगा वो उतना बड़ा होगा। मतलब इस हिसाब से एलिफेंट सबसे इंटेलिजेंट एनिमल होना चाहिए अर्थ का। लेकिन हम देखिए कि और भी होते हैं यहाँ की, कैट बहुत कनिंग होती है, बहुत इंटेलिजेंट होती है, तो और दूसरे ऊपर से हम भी, हमारा हेड उनसे कम होता है फिर भी हम इंटेलिजेंट हैं। सो हेड साइज वाला देख रहे हैं आप, धीरे धीरे की आइडिया फ्लॉप हो जाएगा। और ब्रीदिंग कैपेसिटी, कि कितना ब्रीद कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ये इंसान की उस टाइम की सोच भी अच्छी लगती है। लाइक ब्रीदिंग क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन मिलता है, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन कोई ले पा रहा है उतना ज्यादा उसका ब्रेन थिंक कर पा रहा है। बिकॉज योर ब्रेन इज मेड अप ऑफ काया मैटर। आप लोगों ने सुना रहेगा जिन्होंने भी कोऑर्डिनेशन
पड़ा रहेगा, सो वो फैट है, फैट। एंड फैट के काम करने के लिए आपको नीड सो मच ऑफ ऑक्सीजन, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन, और इसलिए ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेट्रा। ही थॉट ही कुड डिटरमाइन इंटेलिजेंस बाय मेजरिंग द साइज ऑफ ह्यूमन स्कल। He assumed that larger the skull, the smarter the person, मतलब जिसका जितना बड़ा खोपड़ा उतना बड़ा दिमाग। But Sir Francis Galton's test did not prove very useful for the measurement of intelligence. So useful नहीं होगा, सिंपल सी बात है, आप लोग भी जान चुके हैं कि ऐसा नहीं होता कि जिसका सिर बड़ा होगा तो वो बहुत तेज ही होगा। So like मैंने अभी एलिफेंट का एग्जांपल लेके आपको क्लियर ही कर दिया था। किसी और इंटेलिजेंस हमको पता है, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में ही बेसिक कर चुके हैं कि कोई एक चीज में भी आप बहुत इंटेलिजेंट हो, उससे आप पूरे चीजें, लाइक किसी का ना ऑडिटरी थ्रेशोल्ड बहुत स्ट्रांग है, लाइक वो बातें बहुत सुन सकता है, बहुत डीप सुनता है, लाइक अमर्त्य सेन। whenever you watch अमर्त्य सेन, the Nobel Prize winner in economics, he listens very carefully। आज के जमाने में चाहे हमारे जो ये चाणक्य थे वो सब बोलते थे, the person who listens more are the वन हुआ वेरी सक्सेसफुल। आपको सुनने आना चाहिए, ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनना है या मॉम डैड जो बोल रहे हैं, किसी के इंफॉर्मेशन को बहुत ध्यान से सुनो फिर जवाब दो। यू विल बी ऑलवेज अ गुड एंड सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। तो अमर्त्य सेन का आप रिएक्शन टाइम देख लो, पूरा अपना सेंसेस गैदर करते हैं किसी के पूरे अपीयरेंस को समझने को, प्लस उसके नॉलेज को, क्वेश्चन को सुनने के लिए क्या बोलना चाह रहा है वो, फिर आंसर करेंगे वो। तो ये सही भी थे, लेकिन उस टाइम के हिसाब से वो सही थे, लेकिन आगे चल के हम देखेंगे बहुत सारी नई चीजें भी आएंगी। इन द अर्ली 1890s रेमंड कैटल, देखिए रेमंड का कपड़ा नहीं, रेमंड कैटल, एन असिस्टेंट इन सर फ्रांसिस गैल्टन्स लैबोरेटरी स्टैब्लिश सिमिलर लैबोरेटरीज इन द यूएस। अच्छा गाइज, आप लोग ने एक चीज नोटिस की है, हमेशा हमेशा चाहे आप लोग साइंस पढ़ रहे हो, जो भी वर्ल्ड की बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही थी ना, टीचर था, स्टूडेंट था, फिर स्टूडेंट का स्टूडेंट था, इसकी थ्योरी ये पास ऑन करता था, फिर एक बड़ा इन्वेंशन होता था। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े रहेंगे, लाइक एटम की थ्योरी, जहाँ पे एटम का साइज, एटम का स्ट्रक्चर पता करने स्टूडेंट ऐसे लिंकेज था। आज हमारी सोसाइटी में पहले थे ऐसे, और इवन यूके बीके उसकी सोसाइटी में, प्लस आप लोग ग्रीक हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अलेक्जेंडर का गुरु था जो एरिस्टोटल का गुरु था प्लेटो का गुरु था सोक्रेट्स। तो ऐसे सबके ना टीचर्स रहे जो उसको सक्सेसफुल बनाते एक पर्सन को या किसी थियरी को। हमारे इंडिया में पहले था, लाइक चाणक्य वाज द गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस तरह से हमेशा, और बुद्ध को भी जो हम लोग बोलते हैं ना, बुद्ध का भी गुरु था जिसने उसको गाइड किया था। एवरी पर्सन, मैं ये बार बार चीजें बोला कि एवरी पर्सन नीड अ टीचर इन देयर लाइफ टू बिकम सक्सेसफुल। लेकिन हमारे इंडिया में ये कल्चर गायब होते जा रहा है। हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते अपनाते, जो उसकी खुद अच्छी चीजें थी वो छोड़ दे रहे हैं, जो टफ चीजें थी लाइक डिसिप्लिन मेंटेन करना, अपने टीचर को सुनना, ये सब छोड़ रहे हैं। हम सब जो कूल समझते हैं, जो हमको लगता है कि हमारी लाइफ में ये मजा दे रहा है, सिर्फ वो चीज को अपनाते जा रहे हैं। चलिए जान दीजिए, ये छोड़ दे। मुझे यहाँ पे भी वही चीज लगा कि देखिए उसका असिस्टेंट था, ठीक है, जनरली असिस्टेंट स्टूडेंट ही होते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम रेमंड कैटल यूज द टर्म मेंटल टेस्ट। सो मेंटल टेस्ट ध्यान रखना है कि रेमंड का था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस साइकोलॉजिकल लिटरेचर मतलब साइकोलॉजी की बुक में, रेमंड कैटल शेयर्ड सर फ्रांसिस गैल्टन्स व्यू, देखिए गुरु को भी क्रेडिट दे रहा है, व्यू दैट इंटेलिजेंस इज द बेस्ट मेजर्ड थ्रू सेंसरी टास्क। सेंसरी टास्क मतलब सेंसेस होते हैं ना हमारे 5 सेंसेस। आप मुझे 5 सेंसेस कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे सो दैट कि वी बिकम मोर एंगेज्ड। आज से हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। सो आप मुझे क्वेश्चन में आंसर में बताओ कमेंट सेक्शन में कि 5 सेंसेस कौन से होते हैं। बट एक्सपांडेड हिज मेंटर, देखे उनका मेंटर था कौन, फ्रांसिस, आइडियाज बाय एम्फेसाइजिंग दैट test administration must be standardized so that the results are comparable from person to person and from time to time। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि हमें ऐसे टेस्ट लाने चाहिए जो आने वाले टाइम में भी, जैसे कि लाइक वो 1890s में था,
फिर ऐसे समझिए आज 2020 में, उसके पहले रहा होगा 2000 ईयर, ऐसे बहुत सारे। तो आने वाले सालों तक भी रिलेवेंट रहे। लाइक 1890 का जो मैन था वो कितना इंटेलिजेंट था 2020 के इंसान से। तो ये कंपैरिजन भी बना रहे। दूसरा, उसी टाइम के डिफरेंट पर्सन, 1890s के और पर्सन पूरी सोसाइटी के, उसमें कैसे वो लोग इंटेलिजेंट थे। दो चीजें, तो एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दोनों को बरोबर से क्या कर पाए, कैलकुलेट कर पाए। ऐसा हम स्टैंडर्डाइजेशन करें। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या, चीजों को कैसे करेक्शन की तरफ लेके जाए, इतना करेक्ट रहे वो मेथड। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या, इतना करेक्ट रहे कि ये फॉर्मूला सब लोग एक्सेप्ट भी कर ले और फिट रहे कि जो बातें बोल रहे हैं तो वो सब। जैसे कि दौड़ने के लिए आपको स्टेमिना बनाना होता है। अगर यू वांट टू रन यू हैव टू बिल्ड अप दिस स्टेमिना, ये स्टैंडर्ड सी बात है। तो स्टेमिना कैसे करते हो, या तो आप खाना अच्छा खाते हो, डेली करते हो प्रैक्टिस, और उसके बाद डेली प्रैक्टिस करते हो, डेली अच्छा खाना खाते हो, और जो छोटे मोटे आपके प्रॉब्लम होते हैं, लाइक किसी को किसी का बॉडी अलग शेप का होता है, किसी की हाइट छोटी, तो उसके अकॉर्डिंग आप मेंटर जो बोलता है वो काम करते हो। सो इससे आपका स्टेमिना बूस्ट हो जाता है। तो ये किसके लिए बोला मैं, रनिंग के लिए। तो ये स्टैंडर्ड चीज है। इसी तरह से अगर आपको इंटेलिजेंस मेजर करना है तो कुछ ऐसे मेथड डिफाइन करने होंगे जिससे हम करेक्टली डिटरमाइन कर पाए इंटेलिजेंस को। तो ये बात किसने बोला, फ्रांसिस के स्टूडेंट रेमंड कैटल ने। In the beginning of 20th century, the school authorities in Paris is in France, Eiffel Tower यहीं पे है, were keenly interested in knowing the reasons for repeated failure of certain student in examination. तो repeated failure मतलब कुछ बच्चे लगातार फेल हो रहे थे in examination, as no medical reason or any environment factor was found to be associated with their failure. कौन कौन से फैक्टर, मेडिकल रीजन, लाइक उसका दिमाग मस्त था, लड़का नॉर्मल था। हर जैसे अगर उसके दिमाग के ऊपर वो लगा देना, जो सेंसर्स लगाते हैं, जो आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स आते हैं, तो वो सब अच्छा परफॉर्म कर रहा था। इन्वायरमेंट फैक्टर भी मतलब रिच फैमिली से था, और ऐसा भी नहीं था कि प्रेशर था, एकदम कूल लड़का, कूल, लेकिन फिर भी फेल हो जा रहा था। तो सही बात है। देखिए शुरुआत हुई थी क्वेश्चन से कि ऐसा हो क्यों रहा है। The result was the Binet-Simon intelligence scale. इंपॉर्टेंट, अब देखिए हम बहुत ज्यादा नजदीक जा रहे हैं आज के जमाने के। So Binet-Simon intelligence scale in collaboration with Theodore Simon, French psychologist Alfred Binet published the first scale of intelligence in 1905. स्केल मतलब ऐसे जैसे कि आप स्केल पे देखेंगे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, नंबरिंग देना शुरू किया। ठीक है। सो अल्फ्रेड बेनेट इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस टेस्ट, बेनेट साइमन और सिमोन intelligence scale consists of several components such as logical reasoning, finding rhyming words, naming objects. This scale was revised in 1908 and again in 1911. तो मतलब सही चीज जा रही थी। अब हम क्या कर रहे थे, देखिए पहले हम लोग क्या देख रहे थे, देखिए बताता हूं। पहले ये लोग देख रहे थे कि फिजिकल, एक सेकेंड, ये रेड कलर, किसी की फिजिकल जो भी अपीयरेंस है, अपीयरेंस प्लस फिजिकल क्वालिटी कैसी है, लाइक ब्रेन कितना बड़ा है, हियरिंग कैपेसिटी, ऐसी चीजें। लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये सब चीज छोटा बड़ा कुछ भी होने दो, उससे क्या लेना देना। हमको ऐसे टास्क बनाने हैं जिसमें कोई एप्लीकेशन देखना है, उसका दिमाग का एप्लीकेशन देखना है, तो एप्लीकेशन बेस्ड हो जाएगा। एप्लीकेशन कि बच्चे का कान खराब है, आंख खराब है, दिमाग खराब है, भेजा जो भी खराब रहे, लेकिन जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो कर पा रहा है कि नहीं, सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा। तो लॉजिकल रीजनिंग, ऐसी चीजें, लाइक आप लोग नंबर्स के देखे रहेंगे 1 3 5 7 9, बताओ अगला नंबर क्या होगा, वैसा वाला।
तो वो सब टास्क हो जाते हैं आपके। शेप आते हैं ऐसे कि एक में पहले ऐसा था, ट्रायंगल था, फिर स्क्वायर आया, फिर इस तरह से आया, फिर बताओ अगला कौन सा होगा। सो दीज आर इंटेलिजेंस बेस्ड आपका रीजनिंग रहता है कि आप क्या अगला समझ पा रहे हो कि नहीं, ये सब होता है। इसके भी ऊपर स्केल होता है, ठीक है। लुइस टर्मैन, ये पहले भी नाम आया था, फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रिवाइज द बाइनेट और बिनेट साइमन इंटेलिजेंस स्केल, इन्होंने इसे रिवाइज किया इन द 1960। He adapted few items, added other items, क्या बोल रहा हूँ, established new age norms भी लाए इन्होंने, इंटेलिजेंट अच्छा काम किया। एंड क्योंकि मालूम है कि आपको बच्चा ज्यादा तेज होता है एज कम्पेयर टू ओल्ड एज पीपल। और ये देखिए, आप ये नहीं बोलोगे, मैं आप लोग सोच रहे हो दिमाग में एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्विक थिंकिंग होती है कि क्विक थिंकिंग कौन ज्यादा कर पा रहा है। एंड एक्सटेंडेड द अपर एज लिमिट ऑफ द स्केल। द रिवाइज टेस्ट वॉज नोन एज द स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट। इज्जत दिया भाई ने, क्या किया, इज्जत दिया बाइनेट भाई को, नाम रखा उनके ऊपर। बहुत रेयर होता है कि आप किसी को क्रेडिट देते हो अपने काम का, बहुत रेयर, बहुत रेयर। ह्यूमन बाय बर्थ इज लालची, ठीक है, ग्रीडी होता है। दिस टेस्ट वॉज रिवाइज्ड इन 1937, 1960, 1972, 1986 एंड 2004। सो गाइस देख रहे हैं, लुइस टर्मन जो मोस्टली फॉलोड है, वो बेस था, जो उसका जो जेनिथ है, मतलब एकदम सबसे जेनिथ पे था, वो यही है। जेनिथ मतलब सबसे एंड तक जो टिका रहा है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन इन 1914। देखिए शुरुआत हुई थी स्टूडेंट से कि स्टूडेंट फेल क्यों रहे हैं। अब देखिए जब पता चल गया, जब पॉलिटिकल पार्टीज को, जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट को पता चल गया कि हम इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं। सो लाइक एवरी, एक सेकेंड मैं आपको बताता हूं, एवरी कॉइन हैज टू साइड, गुड और बैड। तो पहले ये सोसाइटी के भले के लिए हो रहा था कि बच्चा कितना एजुकेशन ले सकता है, क्या गलतियां, आगे चल के वॉर में देख लेंगे कि वॉर में हम अगर इंटेलिजेंट लोग को ही भेजे तो। सो गाइज ये चीज आज भी फॉलो होती है, आगे पढ़ूंगा मैं। सीडीएस लाइक एग्जाम में, इंडिया सीडीएस सीए पीएफ एग्जाम में ये सब फॉलो होता है। आई हैव सैट इन द इंटरव्यू ऑफ सीडीएस, मैंने क्रैक किया था तो इसलिए मुझे इसके बारे में पता है। तो वहां पे आपको साइकोलॉजिस्ट बैठता है पैनल में, साइकोलॉजिस्ट, फिर आपका एक ऑफिसर रहता है और एक डॉक्टर का काइंड ऑफ भी रहते हैं, और एक मेंटर रहता है। तो ये लोग मेंटर जो आपको आगे ट्रेनिंग में पूरा आपका ग्रुप को संभालेगा, आप साइकोलॉजिस्ट जो आपके बिहेवियर को देखता है, और ऑफिसर जो इंटरव्यूअर को हेल्प करेगा आगे। और सो ये काइंड ऑफ टेस्ट आज भी है, रिलेवेंट है। जब मैं फर्स्ट टाइम एंटर किया था तो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दीज थिंग कि ये सब चीज़ें क्यों हैं, लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आया सो मुझे पता चल पाया कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट क्यों हो रही हैं। और वो अगर आप वहाँ पे इंटरव्यू देते हो और जो लोग सिलेक्ट नहीं होते तो उनको क्लियरली बोलते हैं कि लाइक यू पीपल आर इंटेलिजेंट, यू आर ऑल्सो कैपेबल फॉर डिफरेंट थिंग्स इन योर लाइफ, यू विल बी नेक्स्ट। अगर आप अपनी लाइफ में क्या सबसे सक्सेसफुल पर्सन भी हो सकते हो, आप इवन इंटेलिजेंट हो यहाँ के लोगों से, लेकिन हम जो टेस्ट बनाए हैं उसमें आप फिट नहीं बैठोगे। सिंपली वो डीमोटिवेट नहीं कर रहे थे किसी को, वो बोल रहे थे कि हमारे कुछ फिक्स क्राइटेरिया हैं, फिक्स क्राइटेरिया। और आप देखोगे तो ऐसा नहीं, कोई पतला सा है जिसकी आंखें धसी हुई हैं वो भी सिलेक्ट हो जाएगा, जिसकी बॉडी बहुत अच्छी हो और बहुत एकदम शार्प बात कर रहा है, शार्प दिखने में, उस वाले को नहीं भी लेंगे वो लोग। उनको कुछ फिक्स क्राइटेरिया चाहिए, वो लोग ने टेस्ट उसके हिसाब से बनाया हुआ है और उसी लोग को सिलेक्ट करते हैं। सो वॉर में भी ऐसे लोग को भेजा जाता है या अपने डिफेंस के लिए। देखिए तो ये ठीक भी चीज है कि थोड़ा हमेशा हर बात पे बंदूक न उठा ले कोई, मार डालो इसे, भून डालो, जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं, अच्छे से ले। तो लेकिन क्या होता है, हम देखेंगे वर्ल्ड वॉर में जो स्टार्ट हुआ था ना, तो वर्ल्ड वॉर में कुछ अच्छी चीजों के लिए नहीं लेके गए थे, सब लोग जीतना चाह रहे थे कि हम सामने वाले पार्टी को हरा दें, सिंपल सी बात थी। अब मैं जो बोल रहा हूँ पॉजिटिव वाला चीज बोल रहा हूँ कि बंदूक न उठा ले, लोगों को पीसफुली हैंडल करे, ऐसी चीजें। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन इन 1914। लेटर on in 1917
Robert Yerkes, with the help of his colleagues, prepared Army Alpha and Army Beta intelligence test. देखिए आ गया टेस्ट. These intelligence tests were used while recruiting क्या बोल रहा हूं आज मैं, soldiers in the army. रिक्रूट करना मतलब उन्हें सिलेक्ट करना. In the post First World War period, the importance of intelligence testing increased. देखिए इंक्रीज हो गया. In 1939, during the Second World War, again while recruiting soldiers in the army, an intelligence test named Army General Classification, Army General, ये ऑफिसर पोस्ट की एग्जाम है. मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि वो मालूम है जिनको सिर्फ फिजिकल बेसिस पे ले लिया जाता है, वो वाला अलग चीज, उसे जवान्स बोलते हैं, जहां यूपी बिहार के लड़के बहुत ट्रेनिंग करते हैं. ये एग्जाम जैसे मैंने CDS CAPF काइंड ऑफ है, ठीक है. क्लासिफिकेशन टेस्ट वाज यूज्ड ऑन दी लार्ज स्केल. सो इंडिया बहुत सारी चीज कॉपी करता है, तो जैसे ये चीजें भी हमने कॉपी कर ली, तब से लेके अभी तक ये सेम टेस्ट चालू है. आपको वहां पे पहले देखिए बहुत सारे फैक्टर्स पे जज करते हैं. बॉडी, मैं सीरियस एग्जाम की बोल रहा हूँ, आपकी पर्टिकुलर हाइट बॉडी होनी ही चाहिए. ये भी नहीं कि बटलू एकदम चला जाएगा. मतलब इन द सेंस कि अगर 4 फीट का इंसान है तो उसको नहीं लेंगे, तो आपको इसमें बुरा फील करने की किसी की जरूरत नहीं. मैं बता रहा हूँ कि टेस्ट कैसे हो रहा है. सो मुझे, अगर मैं ब्लंट ओपन नहीं रहूंगा तो फिर हम लोग सीखेंगे नहीं कभी कोई भी चीजें. बॉडी आपकी होनी चाहिए, आपको दौड़ाया जाएगा, फिजिकल टेस्ट होगा, आपका ग्रुप टास्क होगा. उसके बाद आपको वहां पे जब इंटरव्यू राउंड जाता है तो आपको पहले मैथ्स का क्वेश्चन देते हैं. जैसे मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया ना, उसका थोड़ा हायर वर्जन, तो वो क्वेश्चंस दे देंगे आपको. और उसके बाद आपको साइकोलॉजिस्ट पैनल में बिठाते हैं. फिर उसका ऑफिसर आपका पर्सनल इंटरव्यू लेता है, और वो वहां पे गाली विली जो भी देखिए आपकी पूरी वाट लगाने को रेडी रहता है. आपको ऐसे शब्द भी बोलेंगे जिससे आप ऑफेंड फील कर सकते हो. सीधे आपके सेक्सुअलिटी पे क्वेश्चन पूछेंगे. ऐसा नहीं है कि आपको डिमोटिवेटेड फील करना है. वो चाहते हैं कि बंदा हर चीज को, या बंदी जो हर चीज को है वो झेल पाती है कि नहीं, ठीक है. क्योंकि अगर वो ऑफिसर के इंटरव्यू से डर गया, सो सामने तो सोसाइटी में जहां पे जाएगा, लाइक JNK काइंड ऑफ जोन में जाएगा, तो सोसाइटी वाले पत्थर खींच के मारने वाले सॉरी. सो वहां से तो डर ही जाएगा ना, इसलिए वो टेस्ट लेना जरूरी होता है. डेविड वेक्सलर in 1939 published the Wechsler Believe इंटेलिजेंस स्केल. तो इसे आप बिलीव बोल सकते हो या बिलीव भी बोल सकते हो, जैसा आप लोग के टीचर साउंड करे, ठीक है. दिस स्केल वाज रिवाइज्ड इन 1955 एंड वाज रीनेम्ड एज वाइस या वेक्सलर एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट या स्केल, सॉरी. वाइस इज ए टेस्ट डिजाइन्ड टू मेजर इंटेलिजेंस ऑफ एडल्ट एंड ओल्डर एडोलेसेंट्स. एडोलेसेंट्स क्या होती हैं? 12 से लेके 18 तक की एज को. ये रेंज हमेशा होता है, कोई 16 बोलेगा, कोई 14 से 16 बोलेगा, लेकिन नियरली जो नॉर्म होता है 12 से 18 आपको ले लेना है हमेशा. क्योंकि कोई कोई जल्दी इंटेलिजेंट हो जाता है, कोई कोई लेट तक उसकी एडोलेसेंट चलती है. तो ये किसके लिए? ओल्डर एडोलेसेंट, मतलब 16, 17, 18 से लेके एडल्ट तक के लिए. ये कौन सा टेस्ट? वाइस टेस्ट. द 4th एडिशन ऑफ दिस टेस्ट, वाइस 4th, देख रहे हैं, was released in 2008 by कार्ल पियर्सन. आपको देखो गाइस बहुत सारे नाम आ गए. मैं जितना आपको सेंस बनाने की कोशिश करवा सकता हूं उतना कोशिश मैं अपने तरफ से कर रहा हूं, सो दैट कि यू फील कनेक्टेड टू द सब्जेक्ट. और इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बहुत है, बहुत ज्यादा. आफ्टर इकोनॉमिक्स, दो आई एम ए साइंस बैकग्राउंड का हूं मैं, लेकिन फिर भी मुझे इकोनॉमिक्स बहुत पसंद है. और इकोनॉमिक्स के बाद जो कोई भी सोशल साइंस की सब्जेक्ट मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी वो है साइकोलॉजी. इवन आप लोग साइकोलॉजी नहीं लिए होगे तो भी आप अपने दोस्तों या किसी को, यही जरूरी नहीं कि मेरी ही वीडियोस को आप रिकमेंड करिए, या तो ये बुक को रिकमेंड कर दो. यू पीपल हैव टू रीड साइकोलॉजी. बहुत अच्छी चीज है ये. चीजें आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो, लेकिन अगर हम एक सेंस बना लेते हैं ना, जैसे 7 बिलियन लोग हैं, मेरा एम क्या है कि अगर पावर राइट पीपल के हाथ में जाता है, सो राइट वर्क होता है हमेशा. दो आप गलत काम भी कभी कर सकते हैं, लाइक कभी कभी अच्छा इंटेंशन से भी किया हुआ काम ना गलत हो जाता है.
तो वो ठीक है, लेकिन पावर आपके पास है, आप राइट पर्सन हो, राइट पर्सन इन द सेंस आप ज्यादा चीजों को, आप पीस की तरफ ज्यादा जा रहे हो, पीस की तरफ, तो आप सोसाइटी का भला ही करोगे, चाहे जहां भी रहो, चाहे आप इंडिया छोड़ के जाओ, कनाडा जाओ, यूएस जाओ, यूके जाओ, या इंडिया में ही रहो, कहीं भी जाओ, ये आप हमेशा अच्छे इंसान ही रहोगे। सो इससे क्या होगा, इंडिया ऐसी सोसाइटी या कहीं भी वर्ल्ड में सोसाइटी, ह्यूमन अच्छे से रहेंगे, शांति रहेंगे, औरों को भी मौका मिलेगा। सो ये पावर आपको मिलेगा अगर आप सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हो, ओरिएंटेशन, समझदारी दिखा लेते हो, चीज़ों को समझ पाते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ये एक बोलते हैं ना कि एक वरदान है गॉड का कि सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। डेविड वेक्सलर ऑल्सो डेवलप्ड एन इंटेलिजेंस टेस्ट, यही वेक्सलर है जिसका वाइस में नाम आया था, वाइस टेस्ट में, यही है ना, ठीक है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट टू मेजर द इंटेलिजेंस ऑफ चिल्ड्रन, तो बच्चों के लिए भी बनाया था, लेकिन वाइस किस लिए, ध्यान रखना, वाइस किसके लिए है, ये एडल्ट्स के लिए, ये बच्चों के लिए नहीं है। दिस टेस्ट इज नोन एज द वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। विस्क आया तो बच्चों के लिए, वाइस आया तो एडल्ट्स के लिए। और जिनको जिनको सीडीएस के लिए अपेयर होना है वो लोग ग्रेजुएशन करना जरूरी है। सीडीएस के पहले जो लोग चाहते हैं तो एनडीए कर सकते हो आप लोग, ऑफिसर ग्रेड की एग्जाम के लिए। एनडीए 12th के बाद होता है, वही आपको पोस्ट मिलती है 3 साल के बाद, जो सीडीएस के बाद मिलता है। सीडीएस आपको 3 साल का टाइम देता है, और एनडीए में बच्चों को सिलेबस बहुत ज़्यादा, तो वो प्रिपेयर होते रहते हैं। सो दोनों, अगर जिसको आर्मी में जाने का इंटरेस्ट है, अब भी जो 12th के बच्चे हैं वो एनडीए का एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, और जिनको लग रहा है कि अभी प्रिपेयर नहीं, तो 3 साल बाद वो सीडीएस का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, याद रखना आपको। Besides these tests, many other psychologists have developed various intelligence tests. बहुत सारे टेस्ट हैं। Number of intelligence tests and application of intelligence testing are increasing day by day. ये जो टेस्ट है ये बहुत ज्यादा लोग करते जा रहे हैं, और इनका एप्लीकेशन बढ़ते जा रहा है मार्केट में। लाइक अब भी आपको बोलता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनिए गाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ये लाइक इंडस्ट्रियल, 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पार्ट है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4th IR, आप लोग को अगला कुछ सालों के बाद एआई का इम्पैक्ट बहुत मिलेगा, ठीक है। जैसे आपको एक आंध्रा का एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चे जो क्लास में सुसाइड कर रहे थे, तो हमने एआई यूज किया कि बच्चे, कौन सा बच्चा सुसाइड करना, तो हमने क्या किया था, ये सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था, बच्चे बैठे रहते थे, तो एक सेकेंड, क्या चला गया, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था। सो हमको पता था कि कुछ कुछ टेंडेंसी होती हैं बच्चों की, जो सुसाइड करने वालों की टेंडेंसी होती है, लाइक खुद को हिट करते हैं, दोस्तों को बोलते हैं चल अलविदा, अच्छी रही हमारी जिंदगी। तो ऐसे बोलने वाले लोग, अरे यार तू तो सही है यार, कुछ भी है, तो बोलते हैं हाँ मैं ही गलत था यार, मैं ही गलत था। बच्चा ऐसा बोल रहा है, जो एज में हम लोग कोई भी चीजें एक्सेप्ट नहीं करते, तो कुछ कुछ टेंडेंसी होती है, या तो क्लास में छुप छुप के बैठ रहा है, या तो कोने में बैठता है, अकेला रहता है या अकेला रहती है, और लोग उसे चिढ़ा रहे हैं बहुत ज्यादा, उसे बुली किया जा रहा है। तो ऐसे बच्चों के सेट ऑफ हम लोग इंफॉर्मेशन फीड कर देते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो ये सीसीटीवी कैमरा डेटा गैदर करता है बच्चे का, और इससे हेल्प होता है पर्सन को पहचानने में कि कौन सा बच्चा सुसाइड करने वाला है। एआई, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जहां पे मशीन आपको बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन दे देंगी, ठीक है, आपको ये बात याद रखना है। तो इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के जमाने के नए करेंसी है। लाइक नई करेंसी मतलब पहले आप पैसे से सब कुछ खरीदते थे ना, अब आपको इंटेलिजेंस से बहुत सारी चीजें फ्री में मिल जाएंगी। लाइक आप बहुत सारी चीजें, इवन आपके खाने का जुगाड़, रहने का जुगाड़ आप फ्री में कर सकते हो अगर आप इंटेलिजेंट पर्सन हो तो। कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कैसे कैसे आप इंटेलिजेंस मेजर कर सकते हो, ठीक है। एक है मेंटल एज वाला, लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्फ्रेड बिनेट। ही अज्यूम दैट द मेंटल डेवलपमेंट नीड नॉट करेस्पॉन्ड टू क्रोनोलॉजिकल एज। मतलब क्या, मेंटल डेवलपमेंट डिड नॉट करेस्पॉन्ड टू, लाइक अगर ये एज का क्रोनोलॉजिकल एज क्या होता है, 1 साल के बाद 2 साल 3 साल, ऐसे आपकी उम्र बढ़ती रहती है, फिर 4 ईयर के हो गए, 5 ईयर्स के हो गए, फिर आपने 18 का बर्थडे मना लिया, फिर ऐसे करते करते आप 21 के हो गए, तो ये क्रोनोलॉजिकल एज हो गया आपका, टाइम बढ़ते रहता है। लेकिन मेंटल एज क्या रहता है, हम बोलते हैं ना बच्चा, अभी भी पर्सन दिमाग से बच्चा है, लाइक 21 ईयर्स ओल्ड पर्सन का
दिमाग 12 ईयर जैसे बच्चे ऐसा भी हो सकता है, वो स्टेज पे हो सोचने की। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये इंसान गधा है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। लाइक आइंस्टाइन वाज द सबसे बोलते हैं ना सबसे चाइल्डिश पर्सन बिहेवियर में था। ही हैड चाइल्ड इनसाइड हिम, लाइक कि वो बच्चों से हंसते थे, बच्चों से काम करते थे, लाइक कि उनको खुशी मिलती थी छोटे छोटे चीजों में। आपने उनका इमेज भी देखा होगा जिसमें उन्होंने जीभ बाहर निकाली है। सो दो ही वॉज वेरी अडल्ट पर्सन व्हेन ही इन्वेंटेड मेनी थिंग्स, बट फ्रॉम इनसाइड ही वॉज अ चाइल्ड। चाइल्ड क्या होता है? चाइल्ड से आप जब भी सुनो, चाइल्ड की एक पॉजिटिव चीज होती है राम, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी बच्चों के अंदर बहुत होती है। और दूसरी चीज होती है वो क्यूरियस बहुत होते हैं और वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने को रेडी रहते हैं, रेडी टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड लर्न हमेशा। तो इसलिए चाइल्ड लाइक अगर आपका दिमाग है तो बहुत अच्छी चीज है। दोज पीपल हैव ऑलवेज 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 वर्ल्ड में अपना नाम कमाए, जो जिनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो हमेशा लर्निंग करना चाहते हैं, जो कूल रहते, लाइक हमेशा खुश रहते। बच्चे क्या रहते? खुश रहते हमेशा। वैसा ही डिवाइस द टेस्ट comprising of items specified for different age groups levels and measure the mental age of various people। तो उन्होंने मेंटल एज की, अगर 20 साल का बच्चा कितने मेंटल एज में, 50 साल वाला कितने मेंटल एज पे अभी भी, वैसा। मेंटल एज कैन बी डिफाइंड एज द एज एट विच इंडिविजुअल परफॉर्म सक्सेसफुली ऑन ऑल टेस्ट ऑन ऑल द आइटम्स ऑन टेस्ट प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज इज एक्सप्लेन्ड विद द फॉलोइंग। देखिए बताता हूँ आपको, इजीली बताता हूँ, आप समझ जाओगे यहाँ से। देखिए ये 18 साल वाला हो गया, फिर 25 साल हो गया, फिर 35 साल हो गया, फिर 45 हो गया, 50। सो 18 साल वाले बच्चों के लिए कुछ टास्क होंगे, कुछ टेस्ट होंगे, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसे बहुत सारे 35 के लिए होंगे, फिर 45 के लिए ऐसे बहुत सारे टास्क होंगे, ऐसे फिर बहुत सारे 50। फिर समझिए मेरी एज है 50 ईयर्स, लेकिन जो चीजें सॉल्व कर पा रहा हूँ, मेरा जो आ रहा है नंबरिंग वो 25 वाला ही सॉल्व कर पा रहा हूँ। 35 में मेरी नंबरिंग और 45 में बहुत खराब आ रही है। लाइक मुझे 35 नहीं आया तो 45 ऑब्वियसली नहीं आएगा। सो मतलब मैं हूँ 50 का, लेकिन मेरी मेंटल एज है 25 की। लेकिन इसका रिवर्स करते हैं, कोई कोई बच्चा अपने एज से बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है। लाइक वो 18 का है, लेकिन वो क्रॉस करके चला गया 50 की एज तक। ऐसे लोग भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। लाइक 18 साल का बच्चे को नहीं बोलते हम लोग दादी अम्मा बन रही है, दादी अम्मा बन गई है, बहुत शांत रहता है, पीसफुल है, अभी से ही सीरियस रहते हैं लाइफ को लेके, अपने बारे में सोच के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है, एक्सपीरियंस होता है। लाइक फट से जंप नहीं कर देता क्वेश्चन के ऊपर, या क्वेश्चन के ऊपर जंप नहीं करती लड़की, आराम से सॉल्व करती है, आराम से सोचती है, और रैंडमली हंसती या खेलती नहीं है। सुबह टाइम से उठना, टाइम से सोना, एकदम जैसे ओल्ड पीपल बिहेव करते हैं। ऐसे लोग भी इंटेलिजेंट होते हैं। लाइक यही लोग होते हैं जो बहुत कम एज में, लाइक 12-14 की एज में आईआईटी का एग्जाम क्रैक कर देते हैं। ऐसे लोग भी फेमस हैं। ठीक है, सो जरूरी नहीं है कि 25 वाले, अब ये क्या होता है 35, अब ये 35 वाले हैं, सो 35 तक का क्लियर करें, दिस पीपल आर ऑल्सो गुड। तो मैं आपको सिर्फ हमेशा यही बात बताने की कोशिश करता हूँ रेगुलर हर लेक्चर में, कि आप कोई भी केस में खराब नहीं हो, आप कहीं भी एक्सेल कर सकते हो, किसी भी अपने स्केल में रहो। आपको सिर्फ पता करना, तो ये सब चीज़ क्या करेंगे हेल्प आपको, आपके मेंटल एबिलिटी को पहचानने में बस। और आप अपनी मेंटल एबिलिटी को जान गए तो उस पर काम करो, कि अरे आपका माइंड अभी जवान है तो मतलब आप बहुत सारी चीजें अभी सीख सकते हो, ऐसा। सो क्रोनोलॉजिकल एज इन ईयर्स, तो क्रोनोलॉजिकल एज इनकी देखिए, ये ईशा नाम की, अंकित नाम की, राजेश नाम की है, इनकी एज है 10-10-10-10। द एज विच इंडिविजुअल परफॉर्म सक्सेसफुली ऑन आइटम्स ऑन द टेस्ट प्रिफर्ड दैट एज। तो ये 12 साल के बच्चों तक का ईशा करके चला गए, अंकित 10 साल का तो 10 साल वाला, और कुछ छोटे बच्चों वाला 0-8, उसके बाद नहीं कर पाया, सेम जो मैंने बताया। तो मेंटल एज देखिए वही रह गया। ठीक है, सिंपल है। अब इंटेलिजेंस कोशेंट, आईक्यू जिसको बोलते हैं, ऑनलाइन टेस्ट इस पर अवेलेबल है बहुत सारे, और बहुत सारे लोग फेकम फाक करते हैं इसके ऊपर कि मेरा आईक्यू टेस्ट में इतना वैल्यू है। सो गाइज इसमें ऐसा नहीं होता, आईक्यू आपका चेंज, और दूसरी बात आपका आईक्यू चेंज होते रहता है। एक बार आपने टेस्ट कर लिया, लाइक आप 21 में एज किए, तो जो टेस्ट किए थे आप वही 28 में करोगे तो सेम नहीं आएगा,
और जिनका सेम आ रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, वो उतने इंटेलिजेंट है, लेकिन लोग फेक बहुत हैं। अच्छा, ये टेस्ट रेलिवेंट होते हैं, आप करके देख सकते हो, अच्छे टेस्ट हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट क्वोशिएंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न in 1912 as a ratio देखिए, रेशियो ऑफ मेंटल एज टू क्रोनोलॉजिकल एज। सिंपल रेशियो मतलब क्या, एक सेकंड आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे किया भी गया है, आपके मेंटल एज को डिवाइड किया जाता है क्रोनोलॉजिकल एज से, इनटू 100 का, तो आपका आईक्यू आ जाएगा। सोचिए, अगर आपका आईक्यू बहुत हाई दिखना चाहिए तो क्या होगा, क्रोनोलॉजिकल एज आपकी कम हो और मेंटल एज आपकी ज्यादा हो, तो आपका आईक्यू क्या होगा, बड़ा दिखेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेंटल एज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रोनोलॉजिकल एज के। तो जो मैंने बोला था, अगर बच्चा 18 का है, अरे समझे 12 ईयर्स का है, लेकिन उसका दिमाग 18 ईयर जैसा चल रहा था, मतलब आईटी क्रैक करने वाला जो सीन मैंने बताया था, मतलब वो बहुत, उसका आईक्यू बहुत तेज है। सिंपल देखिए, एक एग्जांपल से हम लोग कितनी सारी चीजें सॉल्व कर रहे हैं। स्टर्न कंप्यूटेड आईक्यू बाय फॉर्मूला, लेटर टर्मैन, लुइस टर्मैन, ठीक है, डिफाइन द फॉर्मूला ऑफ आईक्यू बाय मल्टीप्लाइंग द रेशियो ऑफ एमए एंड सीए बाय 100। दिस फॉर्मूला इज एज फॉलोज। बहुत अच्छी चीज है। सेम देखिए, क्रोनोलॉजिकली ये से चीज बताई गई है कि ईशा 12 की, अंकित 10 का है, राजेश 8 का है, और मेंटल एज इनकी इतनी थी ना, देखिए आप, हम लोग जो पीछे किए थे, पीछे से आया था, इनका क्रोनोलॉजिकल एज सम था, सेम था, सॉरी क्या बोल रहा हूँ। अब इनका आईक्यू देखिए, 120, 100% है, आईटी 80, सॉरी, तो इसका आईक्यू कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि राजेश गधा है, राजेश भी इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसका दिमाग अभी बच्चे से है, मतलब वो जवान है अभी अंदर से। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा नॉर्मल टेस्ट। आगे वाले टेस्ट और अच्छे हैं। ये ग्रुप बेस्ड इंटेलिजेंस होता है, तो कैसा होता है, ये सब चीज, वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, तो ज्यादा होलिस्टिक होगा और ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, और वो आपको लाइफ में, जो लोग जॉब करके पैसा अच्छा कमाना चाहते हैं, तो यही सब चीज पे काम करके अच्छा आगे जा सकते हैं। सो गाइस, होपफुली आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने भी ये वीडियो को बहुत इंटरेस्ट से बनाया, प्लस आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की। तो अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसे अपने दोस्तों में शेयर करना, जब आपको लगे कि हाँ ये वर्थ है। और अगर आपको भी लगे कि आप इसे सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप लाइक बटन जरूर दबाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ बने रहना। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड ऑसम डे ऑफ योर लाइफ अहेड।